नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई कर रही है। कहने को तो इसके रिलीज को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन जैसा माहौल दिखाई पड़ रहा है, फिल्म सफलता के झंडे गाड़ने वाली है। वैसे भी बॉलीवुड में जब भी सत्य घटनाओं पर आधारित कोई पॉलिटिकल फिल्म बनाई गई है तो बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स का ध्वस्त होना लाजिमी है। दोस्तों, इस बार यह फिल्म अनुच्छेद 370 के हटने पर बनाई गई है। दिखाया गया है कि किस तरह से कानूनी रास्ता अपनाने से लेकर कूटनीति चतुराई दिखाते हुए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, अब फिल्म मेकर्स ने तो साफ कहा था कि हमने ये फिल्म सत्य घटनाओं से प्रेरित जरूर रखी है, लेकिन कई ऐसे भी सीन्स हैं जहां पर क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, यानी कि इसे पूरा सत्य नहीं माना जा सकता। अगर कोई ये सोचे कि इस फिल्म के जरिए उन्हें आर्टिकल 370 को लेकर सारी कहानी मिल जाएगी तो ये बेमानी माना जाएगा। दोस्तों, अब मेकर्स ने तो पूरा सच नहीं बताया है, लेकिन हमें वो क्रोनोलॉजी पता है जिसने आर्टिकल 370 को हटाने का काम किया था। तो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम आपको रील की दुनिया से बाहर निकालकर रियल घटनाओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 2014 से। साल 2014 में सत्ता में बीजेपी थी। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव संपन्न हुए थे। उस चुनाव में पीडीपी को 28, बीजेपी को 25, एनसी को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। बहुमत किसी के पास नहीं था। फारूक की पार्टी महबूबा के साथ जाने को तैयार नहीं थी। ऐसे में कई दिनों तक असमंजस की स्थिति बनी रही। किसी को नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होने वाला है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र था उसमें लिखा था कि अनुच्छेद 370 को खत्म करना है। जम्मू कश्मीर में क्योंकि कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी, इसलिए ये करना थोड़ा मुश्किल रहा। अब हुआ ऐसा गठबंधन जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दोस्तों, साल 2014 में ये मौका बीजेपी के पास आ गया था। उस समय सरकार सामने से तो इसका जिक्र नहीं कर रही थी, लेकिन अंदर खाने चर्चा तेज थी। पहली प्राथमिकता ये थी कि जम्मू कश्मीर में किसी तरह सरकार बनाई जाए। सरकार बनाने के लिए बीजेपी पीडीपी के साथ हाथ मिलाने को राजी हो जाती है। मार्च के महीने में कई दौर की बातचीत के बाद जम्मू कश्मीर में एक ऐसा गठबंधन बनता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम बने तो बीजेपी की तरफ से निर्मल कुमार सिंह को डिप्टी सीएम बनाया गया। अब बीजेपी का संकल्प 370 को खत्म करना, पीडीपी का संकल्प पाकिस्तान से शांति के लिए बातचीत और अलगाववादियों के साथ भी संवाद स्थापित करना था। कहने को दोनों ही पार्टियों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, लेकिन शुरुआत से ही दिक्कतें चलती रही। किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी थी। महबूबा को रमजान के महीने में सीज फायर चाहिए था, बीजेपी तैयार नहीं थी। फिर भी लागू किया गया और आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई। बीजेपी को 370 हटाना था, लेकिन पीडीपी किसी भी सूरत में उसे बचाने पर लगी हुई थी। पत्थरबाजों पर पीडीपी को रहम करना था, लेकिन बीजेपी और सख्त एक्शन की मांग कर रही थी। दोस्तों, इन सबके बीच 8 जुलाई 2016 को हिजबुल के कमांडर बुरहान बानी को मौत के घाट उतार दिया गया। बीजेपी की नजर में बुरहान बानी एक आतंकी था, पीडीपी की नजर में कश्मीरी युवा, और इसी मतभेद ने घाटी में आग लगा दी। 7 महीनों तक हिंसा का दौर चलता रहा, कर्फ्यू लगाना पड़ा और 84 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, 1990 की मिलिटेंसी के बाद कश्मीर ने फिर हिंसा का भयंकर दौर देखा। यानी कि इस गठबंधन ने कश्मीर की भलाई में तो क्या ही किया, लेकिन उस एक असमंजस की स्थिति ने कश्मीर में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिए। ये वो वक्त था दोस्तों जब बीजेपी और पीडीपी के बीच में दूरियां और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अलग होने की बजाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। ऐसे में 40 महीने बाद 19 जून 2018 को बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। अब इस इवेंट को 370 के नजरिए से समझना जरूरी है। दोस्तों, कहने को उस समय मीडिया के सामने सिर्फ चुनिंदा कारणों की चर्चा चल रही थी, लेकिन गठबंधन टूटने की एक बड़ी वजह अनुच्छेद 370 भी था। अब बीजेपी ये बात समझ चुकी थी कि अगर पीडीपी के साथ गठबंधन में बना रहा तो उनका असल संकल्प कभी पूरा नहीं हो पाता। जानकार मानते हैं कि गठबंधन टूटना अनुच्छेद 370 के खात्मे के लिहाज से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
ऐसा इसलिए क्योंकि गठबंधन खत्म होने के बाद गवर्नर रूल लागू कर दिया गया। सत्यपाल मलिक को राज्यपाल बनाया गया और उन्होंने 23 अगस्त को अपना पद भी संभाल लिया। दोस्तों, अब समझने वाली बात यह थी कि गवर्नर रूल को भी 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता था। ऐसे में 19 दिसंबर 2018 को वो खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। दोस्तों, अब एक बात समझने वाली ये भी है कि राष्ट्रपति शासन लगने से पहले सत्यपाल मलिक ने एक बहुत बड़ा काम किया था। उनकी तरफ से 21 नवंबर को जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पीडीपी और एनसी मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। सब कुछ फाइनल हो चुका था। अब एक बहुत बड़ा खेल हुआ। राज्यपाल के दफ्तर की फैक्स मशीन खराब हो गई और दोनों पार्टियों की चिट्ठी गवर्नर तक नहीं पहुंची। अब ये जो फैक्स मशीन वाला कांड था, इसे लेकर लोग अलग अलग राय रखते हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला इसे बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा मानते हैं, जिसकी वजह से उनकी सरकार ना बन सकी। वहीं अगर मोदी सरकार की रणनीति के लिहाज से देखें, अगर पीडीपी एनसी की सरकार बन जाती तो 370 खत्म करने का संकल्प पूरा नहीं हो पाता। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि जानबूझकर एक बड़ी रणनीति के तहत सत्यपाल मलिक द्वारा विधानसभा को भंग करवाया गया और बाद में राष्ट्रपति शासन लग गया। ये वो समय था दोस्तों जब लोकसभा चुनाव करीब था और सरकार को पूरा भरोसा था कि फिर सत्ता वापसी होने वाली है। ऐसे में अंदर खाने उस बड़े मिशन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई थी। दोस्तों, अनुच्छेद 370 को कैसे खत्म किया जाए इस पर जोर दिया जा रहा था। कई अधिकारियों का दिमाग इस पर लगा हुआ था। सारी कानूनी किताबें पढ़ी जा रही थी। हर कीमत पर एक सुरक्षित और मजबूत फैसला देने पर फोकस था। अब ऐसा हुआ भी क्योंकि सत्ता वापसी के बाद ही मोदी सरकार ने अपनी प्राथमिकता 370 को खत्म करने की बनाई। एक तरफ तो कश्मीर में लगातार बड़े अधिकारी और नेताओं के दौरे हुए, दूसरी तरफ वहां पर सुरक्षा मुस्तैद करने के लिए भी कदम उठाए गए। दोस्तों, एक समय के बाद घाटी में अचानक से सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ती जा रही थी। उस समय क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी तनाव की स्थिति थी, ऐसे में सभी को लगा कि पड़ोसी से निपटने के लिए ये सारी तैयारियां की जा रही है। लेकिन असली कारण वो था जो 5 अगस्त 2019 को पूरे देश के सामने आया। अब सरकार ने 370 को खत्म करने के लिए काफी दिमाग लगाया। कई कानूनी जानकारों से बात की, कानूनन मंत्रालय तक से घंटों का मंथन हुआ, तब जाकर कुछ बदलाव कर ये बड़ा फैसला लिया गया। अब अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो 5 अगस्त को राष्ट्रपति का एक आदेश आया था। उस आदेश में जम्मू कश्मीर को लेकर एक संशोधन किया गया। उस संशोधन के तहत अभी तक जम्मू कश्मीर में हमें जिसे संविधान सभा मान रहे थे, उसे बदलकर विधानसभा का दर्जा दे दिया गया। इसके ऊपर यह भी कहा गया कि राज्य की सरकार राज्यपाल के समक्ष होगी। अब यहाँ भी एक खेल खेला गया। कह सकते हैं कि जानबूझकर ये बदलाव किया गया था। दोस्तों, असल में जम्मू कश्मीर में तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ऐसे में सवाल ये था कि राज्यपाल राय किससे लेते। वहां तो उस समय किसी की सरकार ही नहीं थी। सामान्य स्थिति में तो विधानमंडल की राय माननी पड़ जाती, लेकिन उस स्थिति में सारी ताकत फिर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के पास ही आ गई। इसी वजह से राष्ट्रपति ने एक आदेश में कह दिया कि भारतीय संविधान के जितने भी प्रावधान हैं वो जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। इस तरह से अनुच्छेद 370 खत्म हुए बिना ही निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही 35A के प्रावधान भी निष्क्रिय हो गए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।